नमस्कार दोस्तों। मध्यकालीन भारत में ये हम लोग का पहला वीडियो है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, आज हम लोगों ने जो चीज़ पढ़नी है वो है एक फ्यूडलिज्म की जो व्यवस्था थी उसके बारे में, और भारत में इसके क्या इफेक्ट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देखिए, मध्यकालीन भारत की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आप लोगों का जैसे 8वीं सदी से लेके कहाँ तक चलता है। ठीक है, 8वीं सदी से 18वीं सदी तक इसको मान के चलिए। एक मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 8वीं सदी से 18वीं सदी तक का जो भारत है वो क्या है, मध्यकालीन भारत है। ठीक। अब देखिए, मध्यकालीन भारत को अगर समझना है 8वीं से 18वीं सदी तक के बीच, इस बीच का जो भारत है उसको आप लोगों ने अगर समझना है तो देखिए, भारत के आसपास के क्षेत्रों का आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे को देखिए, ये है हमारा भारत। ठीक है, यहाँ पे को अगर आप देखते हैं तो देखिए ये है भारत। ठीक, यहाँ पे को क्या है, भारत है। अब भारत के आसपास देखिए, पीछे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे जो देश हैं ऊपर। ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये इधर साइड अफ्रीका हो गया। तो इधर क्या, इधर की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, और जो व्यापार था वो कैसा था, इन सारी चीज़ों का इफेक्ट जो होगा वो भारत में ज़रूर पड़ेगा। इसलिए एक बार हमने इन चीज़ों को समझना होगा कि इस तरफ जो व्यवस्था थी वो कैसी व्यवस्था थी और उससे मध्यकालीन भारत कैसा रहा होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने समझना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें चलिए यहाँ पे को देखिए, अगर आप लोग यहाँ नज़र डालेंगे ना, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, यहाँ पे को देखिए, ये इधर पे को क्या बनता है, भूमध्य सागर बनता है। उसके आसपास के ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को देखिए। इसको मैं एक बार थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर पे को देखिए, ये जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को अगर आप देखोगे तो क्या है ना, जो मैंने ये रेड से दिखा रखा है इतना पूरा, और जो ये मैंने येलो से दिखा रखा है इतना पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, रोमन साम्राज्य है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, रोमन साम्राज्य है। देखो, इसको दूसरी स्लाइड में देखते हैं एक बार। इधर देखिए, ये है ना आप लोगों का, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखिए, जैसे ये हो गया, तुर्की हो गया। ठीक है, इधर देखिए, ये तुर्की हो गया। ठीक है, और ईरान, इराक हो गया, इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, ठीक है, ट्यूनिसिया हो गया, स्पेन, फ्रांस, ये, और इधर ये बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। ठीक, ये सब का सब जो है, ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा मान के चलो, ये पूरा का जो पूरा हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर जितना आ गया ना, ये सब का सब क्या है, ये है रोमन साम्राज्य। ठीक है, रोमन साम्राज्य, ये पूरा का पूरा क्या है, रोमन साम्राज्य है। अब देखिए होता क्या है कि 6ठी सदी तक, ठीक है, 6th सेंचुरी तक, जैसे जैसे 6th सेंचुरी में हम लोग पहुंचते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये जो पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य है, ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसका डिवीजन हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, देखिए, ये जो इधर हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, ट्यूनिसिया वगैरह, ये जो लीबिया का जो कुछ बहुत हिस्सा होगा। ठीक है, ये इधर का जो हिस्सा बनता है, ये हिस्सा हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ठीक है, ये क्या हो गया, पश्चिम वाला जो हिस्सा हो गया वो हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और ये इधर जो हिस्सा बनता है, जैसे टर्की हो गया, ठीक है, इजिप्ट वगैरह, ये वाला जो हिस्सा बनता है, ये हो गया क्या, ठीक है, ये इतना पूरा जो हिस्सा बनता है, ये पूरा हिस्सा बन गया आप लोगों का क्या, पूर्वी, ठीक है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फ्यूडलिज्म क्या होता है उसको अभी हम लोग समझते हैं। ठीक, तो फ्यूडलिज्म को समझने के लिए अच्छा, एक चीज़ याद रखना, आप लोग ये मत समझना कि मैं ठीक है,
मध्यकालीन भारत ना पढ़ा के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार भारत में इन चीज़ों का क्या इफेक्ट था उस चीज़ को समझने के लिए ना, ठीक है, मध्यकालीन भारत कैसा रहा होगा, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को समझना जरूरी है। क्योंकि ना इसका देखिए, यहाँ के जो देश हैं, इन देशों का डायरेक्ट क्या होता था, ट्रेड होता था, डायरेक्ट व्यापार होता था किसके साथ, भारत के साथ, ठीक है। तो इसका यहाँ जो चीज़ होगी ना उसका असर भारत में ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता था, ये पूरा का पूरा रोमन साम्राज्य था, लेकिन छठी शताब्दी में क्या हुआ कि ये रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूट गया, ठीक है। एक हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य और दूसरा क्या हो गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य हो गया, ठीक। तो अब होता क्या है, जब ये दो हिस्सों में टूट जाता है तो देखिए दो हिस्सों में टूटने के बाद कुछ अस्थिरता आ जाती है। मीन्स की क्या होता है, अब टूट चुका है ना वो अलग अलग हिस्सों में, अभी तक तो क्या होगा कि जब तक वो पूरा एक था उसको कोई एक सेंट्रलाइज पावर क्या कर रही होगी, उसको रूल कर रही होगी, गवर्न कर रही होगी। लेकिन क्या हुआ होगा जब वो दो हिस्सों में टूट गया होगा तो बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे यहाँ पे को क्या होंगे, छोटे छोटे राज्य होंगे इस तरीके से, ठीक है। इन एरियाज़ में, इन पूरे एरियाज़ में वो छोटे छोटे राज्य अपने आप को कोशिश कर रहे होंगे कि एकदम स्वतंत्र घोषित करने की, वो चाह रहे होंगे कि हमारा खुद का अपना राज्य बन जाए, ठीक है। तो ऐसे में अराजकता फैल जाती है, लड़ाइयाँ होती हैं और ठीक है युद्ध होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, सब क्या होती है, चरमरा जाती है। तो अब जब ये छोटे छोटे जब ये ठीक है दो पार्ट्स में टूट गया, पश्चिमी ठीक है रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य, तो अब देखिए अब होता क्या है यहाँ पे को, एक बार इसको एक दूसरी स्लाइड में भी देखते हैं। हाँ, ये किस तरीके से टूटा था उस चीज़ को देखते हैं। देखिए ये वाला मैप है, इस तरीके से टूटा था। ये इतना जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ना, ये देखिए ये इतना हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा है पूरा, ये क्या हो गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य हो गया, ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और ये जो वाइट कलर का हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ना पूरा, ये हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक, पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो इस तरीके से क्या होता है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कि दो हिस्सों में ये क्या होता है, टूट जाता है। अब यहाँ पे को होता क्या है ना, ये बात है ठीक है 6th सेंचुरी की, यानी कि छठी शताब्दी की। अब आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो छठी शताब्दी थी, छठी शताब्दी में क्या था कि ठीक है छठी शताब्दी में देखिए उस टाइम पे जो धर्म का वक्ता होता था ना, धर्म वक्ता, ठीक है, जो धर्म की बातें करता है, जैसे इंडिया में ठीक है अगर बात की जाए तो जैसे जो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी हुआ करते थे, और इधर ठीक है जैसे आप लोग इधर को जाएंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे तो जो पोप होते हैं, तो ये जो धर्म के वक्ता होते हैं ना, ये अपने आप में बहुत पावरफुल हुआ करते थे, ठीक। क्योंकि देखो उस टाइम पे क्या होता था कि एजुकेशन की कमी होती थी, अंधविश्वास ज़्यादा होता था, तो धर्म का वक्ता जो बोल देता था ना, उसको ये मान लीजिए कि पत्थर की लकीर मान लिया जाता था, माना जाता था कि हाँ वो जो बोल रहा है वो ठीक है। और इवन जो राजा होता था ना, राजा भी क्या करता था कि इन्हीं लोगों की बात मानता था। जैसे इंडिया में भी क्या होता था कि जैसे आप लोगों ने सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा, ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि सोमनाथ मंदिर को ठीक है 17 बार लूटा गया था, ठीक। उसके पीछे भी कई सारे रीजंस थे जो हम वो दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए सोमनाथ मंदिर बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ के पुजारी ने अगर कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो जाता था। बोलने का मतलब राजा भी उसी को फॉलो करता था। तो अपने आप में धर्म का जो वक्ता होता था ना, वो क्या होता था, बहुत पावरफुल होता था। वो एक बार जो चीज़ बोल देता था, राजा भी वही काम करता था, ठीक हो गया। तो अब ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य में दरअसल क्या हुआ, अलग धर्म का उदय हुआ, ठीक है। तो पश्चिमी रोम में जो चर्च था, ठीक, पश्चिमी रोम का जो चर्च हुआ करता था वो क्या होता था, वो होता था कैथोलिक चर्च, ठीक है, वो क्या होता था, कैथोलिक चर्च होता था, ठीक है। और ये जो पूर्वी रोम है ना, पूर्वी रोम का जो चर्च हुआ करता था वो होता था क्या, मेथोडिस्ट, ठीक है,
पूर्वी रोम। पूर्वी रोम का जो चर्च हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, सॉरी मेथोडिस्ट बोल रहा हूँ, ऑर्थोडॉक्स, ठीक, ऑर्थोडॉक्स। बात समझ में आई। पहले क्या था, 6ठी सदी तक से पहले लगभग ये पूरा का पूरा एक रोम साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, रोमन साम्राज्य हुआ करता था। फिर क्या होता है, जैसे हम लोग 6th सेंचुरी में पहुंचते हैं तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। ये हो जाता है आप लोगों का क्या, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी रोम, और ये क्या हो जाता है, इधर का जो हिस्सा बनता है ये क्या हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, पूर्वी रोम हो जाता है, ठीक, ये पश्चिमी ये पूर्वी। अब ये जो पश्चिमी रोम है इधर पे को, ठीक है, इधर पे को जो चर्च था वो क्या था, कैथोलिक चर्च था, और ये जो पूर्वी रोम है इधर जो चर्च था वो क्या था, ऑर्थोडॉक्स था। अब देखिए सीधी सी बात है, ये क्या हुआ जब दो हिस्सों में डिवीज़न हुआ, इधर पे को ठीक है कैथोलिक चर्च था, इधर पे को क्या था, ऑर्थोडॉक्स चर्च था। अब दोनों में क्या होगा ना, विवाद जरूर होगा। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा क्या रहती है, लड़ाई रहती है। तो वैसे ही था, हुआ क्या होगा जब इसका डिवीज़न हो रहा होगा ना, तो ठीक वैसे ही जैसे भारत में डिवीज़न हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग इंडिया आ गए, तो वैसे ही यहाँ भी होगा, कुछ लोग इधर को शिफ्ट हो गए, कुछ लोग इधर को शिफ्ट हो गए, ठीक। तो मीन्स कि उस टाइम की कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ होगा, जो एक जैसी विचारधारा वाले लोग थे वो एक तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, जो दूसरी जैसी विचारधारा वाले थे वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है। फिर कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस होती होंगी, कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस होती होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी जिनके वजह से लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए होंगे। तो इधर जो पश्चिमी, ठीक है, रोम था, वहाँ पे को क्या होता था, कैथोलिक चर्च होता था, और पूर्वी जो रोम था वहाँ पे को क्या था, ऑर्थोडॉक्स था। तो अब इन दोनों के बीच में ना हमेशा क्या होता था, मतभेद होते रहता था, ठीक। तो अब होता क्या है कि ये जो पश्चिमी रोम है, ठीक है, ये जो पश्चिमी रोम है, पश्चिमी रोम का विदेशी और घरेलू व्यापार क्या होता है ना, ठप पड़ने लग जाता है। अब वो ठप क्यों पड़ता है उस चीज़ को देखो एक बार, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे को जाते हैं, इससे समझो। अब ये जो, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ, देखो ये जो पश्चिमी रोम है ना, पश्चिमी रोम का व्यापार क्या होता है, ठप पड़ने लग जाता है। अब वो ठप क्यों पड़ता है, उसके कुछ रीज़न है। देखो ये मैंने खींच दी लाइन इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया क्या, इधर के हिस्से हो गए पश्चिमी रोम और ये वाले हिस्से हो गए पूर्वी रोम। हुआ गया ना कि ये जो पश्चिमी रोम था, अब देखो व्यापार के लिए कहाँ से जाना पड़ता होगा, उस टाइम पे समुद्री यात्राएं होती नहीं थी, समंदर में जाने से लोग डरते थे, बोलते थे समंदर को जो लांघना होता है वो पाप होता है, ठीक है। तो समंदर में वो लोग जाते नहीं थे। आप लोगों को पढ़ा होगा जैसे इस जो स्पेन हो गया, स्पेन का यात्री, और स्पेन के बगल में जैसे पुर्तगाल है, पुर्तगाल का यात्री, ये कब आए थे, 1400 के दशक में आए थे, 1498 के आसपास, 1494 के आसपास इन्होंने समुद्री यात्राएं करना स्टार्ट किया था। तो अब मैं बात कर रहा हूँ 6ठी सदी की। उस टाइम पे तो समंदर में जाते भी नहीं थे लोग, डरते थे, ठीक है, समंदर को देवता मानते थे। उसमें ये बोला जाता था कि समंदर में पैर नहीं रखा जाता है, बोला जाता है, क्योंकि देवता के ऊपर पैर नहीं रख सकते हैं, ठीक। तो समंदर में वो लोग जाते नहीं थे। तो अब जो व्यापार होता था ना वो ऐसे ही होता था, देखिए ये इसी रास्ते से व्यापार होगा, और कहाँ की तरफ होगा, इंडिया से, इधर से, ये म्यांमार वगैरह इन जगह से व्यापार होगा, और रास्ता ये था। अब एक चीज़ आप समझिए, ठीक है, या तो ये रास्ता अपनाएंगे या तो ये वाला रास्ता अपनाएंगे, इस तरीके से अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। अब ये दो हिस्सों में बढ़ गया है, तो ये आगे वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, अब खुद ही सोचो, क्या ये लोग पश्चिमी रोम के लोगों को यहाँ से व्यापार करने देंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई है। तो अब पूर्वी जो रोम है उसका तो ठीक है, चलो व्यापार चला, लेकिन ये जो पश्चिमी रोम के लोग हैं उनका व्यापार क्या, उनके व्यापार उनका व्यापार कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए 1400 तक भी ना लगभग इनका व्यापार मंद सा था, या आपस में ही व्यापार वगैरह किया करते थे। आप लोगों को याद होगा जो स्पेन का यात्री था, क्या था उसका नाम, मार्क पोलो, हाँ शायद मार्क पोलो ही था। स्पेन का जो यात्री था, नहीं, वेनिस का जो यात्री था मार्क पोलो, हाँ, उसने दरअसल
चीन और यूरोप की यात्रा इसलिए की कि जो व्यापार वगैरह है, ठीक है, अरबों का जो एकाधिकार है उसको तोड़ने के लिए और किस तरीके से व्यापार किया जाए, इसलिए उसने क्या की थी, चीन और इधर की यात्राएं की थी। तो फिलहाल चलो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब देखिए पूर्वी जो आप लोगों का रोम है ना, ये पूर्वी रोमी वाला हिस्सा, ठीक है, इनका व्यापार तो ठीक है, लेकिन पश्चिमी रोम का जो व्यापार है वो ठप पड़ जाता है। क्यों? इसके ठप पड़ने के ना कुछ रीज़न है, ठीक। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, ठीक है, वो है क्या, गेस कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है सोने की कमी। और सोना कहाँ से आता था? सोना आता था ये अफ्रीका के देशों से। बात समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो क्योंकि देखिए अब ये वाले हिस्से को ना, जैसे इतने हिस्से में भी क्या होता होगा, पूर्वी रोम के लोग होते होंगे। अब जो रास्ता होगा ना, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ के देशों में क्या करना है, सोना पहुँचाना है। तो क्योंकि व्यापार किससे होता था? सोने से ही तो होता था, सोने के सिक्के बनते थे, ठीक है, और उन्हीं से क्या होता था, व्यापार होता था। तो अब ये जो अफ्रीका वगैरह वाली जो कंट्रीज़ हैं इधर पे को, जैसे इथियोपिया हो गया, सोमालिया, केन्या, अब देखिए यहाँ से क्या होगा ना, जैसे सोना जाएगा तो इधर पे को जो आप लोगों का ये है पूर्वी रोम है, तो ये ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ से इनका जो सोने का व्यापार है ना वो ठप पड़ गया, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों को लगेगा कि ये ऐसे घूम के नीचे से भी तो व्यापार कर सकते थे। अब होगा क्या ना, उस टाइम पे इतनी जानकारी नहीं होगी रास्तों की, बड़े बड़े जंगल होते हैं, जोग्राफिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। हो सकता है जोग्राफिकल चीज़ें ऐसी ना हो कि यहाँ से व्यापार होता हो, क्योंकि कोई भी इंसान व्यापार करेगा तो किस रास्ते से करेगा? उसी रास्ते से तो करेगा ना जो रास्ता उसने देखा है। आप लोगों ने अगर कहीं जाना है तो कहाँ से जाओगे? जो रास्ता देखा है जहाँ पे को, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, लुटेरे भी तो होते थे, डाकू होते थे, ठीक है, लुटेरे होते थे, वो बीच रास्ते में लूट लिया करते थे। तो कौन सा रास्ता यूज़ करेंगे? जो रास्ता ज़्यादा सेफ होगा, ठीक। तो यहाँ से इनका व्यापार कम हो गया क्योंकि सोने की कमी हो चुकी थी, और सोना जाता था, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं यहाँ से सोना जाता था, ठीक। तो अब व्यापार के लिए सिक्कों की ज़रूरत होती है, और सिक्के बनते हैं सोने के, और सोना बनता था यहाँ से। ये एक मेन रीज़न है कि इनका जो व्यापार है ना, विदेशी व्यापार और घरेलू व्यापार दोनों क्या हो गया था, ठप पड़ चुका था, इनका व्यापार करना मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो अब ऐसी जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में क्या होता है कि इधर, ठीक है, जो रोमन साम्राज्य का विघटन जब हो जाता है, तो तब इधर पे को क्या होता है, एक नए टाइप का, ठीक है, एक नए टाइप की व्यवस्था पैदा होती है, जिसे क्या बोला जाता है, फ्यूडलिज्म बोला जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, फ्यूडलिज्म। बात समझ रहे? छठी सदी तक क्या था कि जो रोमन साम्राज्य है, ठीक है, ये मान लीजिए रोमन साम्राज्य है, छठी सदी में रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में टूट जाता है। ये क्या हो जाता है, ठीक है, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और ये क्या हो जाता है, पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी, ठीक, रोमन साम्राज्य। अब ये जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य होता है ना, इधर पे को क्या होता है, आप लोगों का जो चर्च होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कैथोलिक। और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, यहाँ जो चर्च होता है वो क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स। और इन दोनों के बीच क्या होते हैं, मतभेद होते हैं, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जो पश्चिमी जो रोम है, इनका जो व्यापार होता है वो ठप पड़ने लग जाता है। उनमें से एक मेन रीज़न, और बहुत सारे रीज़न होंगे, लेकिन एक मेन रीज़न क्या है, सोने की कमी भी है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है ना, जब इसका विघटन हो जाता है, तो विघटन के बाद मतभेद होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि एक नई जो व्यवस्था होती है उसका जन्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूडलिज्म बोलते हैं। तो देखो फ्यूडलिज्म में क्या होता है ना कि अब मैंने आप लोगों को बताया था, जब विघटन हुआ तो विघटन के बाद छोटे छोटे जो होंगे वो राज्य बनने लग गए होंगे, ठीक है। अब होता क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए एक राज्य है, उस राज्य में कोई ना कोई राज कर रहा होता होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरदार बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना, अब जैसे कोई एक सरदार है,
उसका एक बड़ा सा एरिया होता होगा जिसको वो क्या करता होगा, रूल करता होगा। फिर वैसे ही कोई बड़ा सा एरिया होता होगा जिसको दूसरा सरदार रूल करता होगा, तीसरे को तीसरा कोई सरदार रूल करता होगा। ठीक है, तो वैसे ही इधर भी होता होगा कि कुछ एरियाज होते होंगे, जैसे एक एरिया पे एक सरदार रूल कर रहा है, दूसरे एरिया पे दूसरे सरदार का रूल है, तीसरे एरिया पे तीसरे सरदार का रूल है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे होते हैं, शासन कर रहे होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे को क्या होता है ना, देखिए यहाँ पे को जैसे मान लीजिए अब ये तो छोटे छोटे सरदार हैं, लेकिन इस हिस्से का क्या होगा ना, ये जो एक बड़े से हिस्से का एक राजा भी होता होगा, होता होगा नहीं होता होगा। यहाँ भी क्या होता होगा, जैसे बहुत छोटे छोटे इलाकों को मिला के क्या बनता होगा, एक पूरा राज्य टाइप का बनता होगा, उसका क्या होता होगा, एक राजा होता होगा। ठीक है, उस राजा के अंडर क्या होंगे, सरदार हुआ करते होंगे, अलग अलग एरिया में अलग अलग सरदार होते होंगे, ताकि वो अलग अलग एरिया को संभाल सकें। ठीक, आज के टाइम पे जैसे हमारा एक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, और राज्यों में अलग अलग क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक, ताकि वो अलग अलग स्टेट को संभाल सके। तो इसी तरीके से क्या होगा, सरदार होंगे जो अलग अलग स्टेट को क्या करेंगे, संभालेंगे। तो अब ये सरदार ना अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने आप को क्या करना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं। तो अब जब ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये पावरफुल बनेंगे कैसे, जब इनके पास एक क्या होगी, बड़ी आर्मी होगी। ठीक है, बड़ी सेना होगी, तभी तो ये पावरफुल बनेंगे। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होता है ना, जब ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो अच्छे घोड़े खरीदना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो अब ऐसे में एक नई शासन व्यवस्था का जन्म हो जाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में क्या होता है कि देखिए, इस अपने आप को पावरफुल बनाना है ना, तो उस टाइम पे जो मेन चीज़ है जहाँ से इनकम जनरेट हो सकती है, वो क्या है, खेती। उस टाइम पे खेती एक मेन चीज़ होती है जहाँ से इनकम जनरेट हो सकती थी। तो ये जो खेतों में काम करने वाले जो किसान है ना, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ये पावरफुल बन पाएगा, तब जाके एक आर्मी बना पाएगा। ठीक है, अब किसानों को अब वैसे तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो ये जो सरदार हैं ये क्या करते हैं कि एक तरीके से इसको दमन की नीति बोल सकते हैं। इन्होंने इन किसानों को का क्या करना पड़ेगा, दमन करना पड़ेगा, इनको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ये क्या कर सकते हैं, इन किसानों पे रूल कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से इनकम जनरेट होनी है। ठीक है, तो ये जो सरदार थे ये क्या करते थे कि अब बड़ा एरिया इस सरदार, एक बड़ा सा एरिया सरदार के पास है। अब सरदार क्या करेगा ना, किसानों को नियुक्त करेगा खेतों पे, जैसे इतना हिस्सा एक किसान को दे दिया, इतना हिस्सा एक किसान को दे दिया, इतना हिस्सा एक किसान को दे दिया, बोला तुम इस पे खेती करो। ठीक है, अब वो किसान क्या करेगा, खेती करेगा, और जो भी इनकम जनरेट होगी वो किसको देगा, सरदार को देगा। सरदार क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसका खाने पीने का गुजारा चला देगा, ज़्यादा उस पर कुछ ध्यान नहीं देगा। ठीक है, कि किसान ने अगर क्या बोलते हैं, मान लीजिए 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये किसको देगा, 100 रुपये सरदार को दे देगा। किसान का कोई पैसा नहीं है इसमें, 100 रुपये सरदार को देगा। हाँ, सरदार क्या करेगा, इसके महीने के खर्चे के लिए 1-2 रुपये इसको दे देगा, 1-2 रुपये ये किसान को दे देगा, बाकी क्या रखेगा, सरदार रखेगा। ठीक है, सरदार रखेगा। तो ये जो किसान होते थे ना, जो डायरेक्ट किसके कंट्रोल में होते थे, सरदार के कंट्रोल में होते थे। ठीक है, किसान जो होता था वो किसके कंट्रोल में होता था, सॉरी, जो किसान होता था ये सरदार के कंट्रोल में होता था। तो ऐसे किसान को बोला जाता था, क्या बोला जाता, सर्फडम बोला जाता था। ऐसे किसान को क्या बोला जाता था, सर्फडम बोला जाता था। ठीक है, इवन क्या होता था ना, ये जो किसान होता था, बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी खुद की ज़मीन होती थी, लेकिन वो भी सरदार के ही कंट्रोल में होते थे। और कब बहुत बार तो क्या होता था कि ये जो किसान होते थे ना, जिनको सरदार अपना सर्फडम बनाता, ये किसान अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते थे, शादी भी ये सरदार की मर्जी से ही करते थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि किस लेवल तक इन किसानों को कंट्रोल किया जाता होगा। ठीक है, इवन वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते। तो ये जो किसान होते थे इनको क्या बोला जाता था, सर्फडम बोला जाता था। और सरदार जिस किले में रहता था ना, जिस महल में सरदार रहता था, उस महल को या फिर उस किले को क्या बोला जाता था, मैनर बोला जाता था। ठीक है, तो ये जो मैनर है, ये मैनर की जो प्रथा है और सर्फडम की प्रथा जो है, ये मिला के क्या बनता है, फ्यूडलिज्म बनता है। तो यही जो प्रथाएं हैं ना, जहाँ पे को सरदार क्या करता था, किसानों को कंट्रोल करता था और अपना एक बड़े से महल में रहता था। ठीक है, तो ये मैनर की जो व्यवस्था थी, सर्फडम की जो व्यवस्था थी,
इसी पूरी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, शासन की एक व्यवस्था है ना, इसको फ्यूडलिज्म बोला जाता है। तो फ्यूडलिज्म क्या हुआ, ये एक शासन की व्यवस्था हुई, शासन करने की व्यवस्था। और कुछ हद तक ना देखो, हालांकि इंडिया में डायरेक्ट फ्यूडलिज्म नहीं था, लेकिन सिस्टम तो कुछ हद तक ऐसा ही था इंडिया में भी, ठीक है। बहुत बार क्या होता था कि भारत में भी क्या होते थे, किसान होते थे, वो कहीं ना कहीं किसी के कंट्रोल में होते थे, ठीक है। अब वो डायरेक्ट फ्यूडलिज्म नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फ्यूडलिज्म के छाप क्या थे, भारत में भी थे, ठीक है। ये चीज़ बनी। तो ये है फ्यूडलिज्म की व्यवस्था। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूडलिज्म क्या था वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अब देखिए, अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ ना, इसका जो फ़र्क था वो भारत में क्या पड़ा, उस चीज़ को समझना एक बार। अब देखिए, अब ये है भारत की स्थिति, यहाँ पे को क्या है, भारत है, ठीक हो गया। तो अब देखो, अब क्या होता है ना, अब कहीं ना कहीं ये जो इधर के लोग हैं ना, ठीक है, इसको मैं कैसे हाईलाइट करूँ, चलो लेजर से हाईलाइट कर। देखो, ये जो पीछे के इधर के लोग हैं ना, ये कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापार करने के लिए, या फिर इधर की जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान इराक हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक है, इनसे व्यापार करने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने क्या करने पड़ेंगे, रास्ते तो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा ना, जो राजा था, अब राजा क्यों फ्यूडलिज्म की व्यवस्था को सपोर्ट करता था, इधर का जो राजा था, क्योंकि देखो, राजा को सेना की ज़रूरत पड़ती थी, और सेना जो होती थी छोटे छोटे सरदारी उसको देते थे। राजा के पास कोई ऐसी बहुत बड़ी परमानेंट सेना नहीं होती थी, ठीक है। राजा क्या करता था, सरदारों से बोलता था अपनी अपनी सेना भेजो करके, सरदार राजा को सेना में मदद देते थे। तो राजा भी क्या करता था, फ्यूडलिज्म की जो व्यवस्था होती थी उसको प्रमोट करता था, ठीक है। तो अब होता क्या है ना, 7th सेंचुरी में क्या होता है, 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हो जाता है, एक नए वंश, एक नई सत्ता का आरंभ क्या होता है, 7वीं से 8वीं सदी में होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे को ये जो तुर्की है ना, ये किसके कंट्रोल में आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये अरबों के कंट्रोल में आ जाता है, ठीक। ये वाला हिस्सा अभी दिखाता हूँ हाँ आप लोगों को। देखिए, इस्तांबुल वाला जो हिस्सा है ना, इस्तांबुल टर्की वाला जो हिस्सा है, ये टर्की है ना, यहाँ पे को है इस्तांबुल, ये इधर पे को क्या है, इस्तांबुल है, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, इधर समंदर है, इधर समंदर है, ये बीच में एक लैंड वाला हिस्सा है, एक ज़मीन वाला हिस्सा है। तो देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था उस टाइम पे, कुसुंतुतुनिया बोलते थे इसको, ठीक है। क्या बोलते थे, कुसुंतुतुनिया या बैजंतिया भी बोला जाता था इसको, क्योंकि यहीं से क्या होता था ना, व्यापार होता था इधर को, क्योंकि इधर उधर देखिए हर जगह समंदर है, तो बीच में केवल एक ये हिस्सा है जहाँ से क्या हो सकता है, लोग व्यापार कर सकते हैं ये ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तो ये वाले हिस्से पे क्या होता है, अरबों का कंट्रोल हो जाता है। जब ये वाले हिस्से पे अरबों का कंट्रोल हो जाता है ना, तो अब देखिए, अरबों का एकाधिकार हो जाता है इस इधर के साथ व्यापार में, यानी कि अरब यहाँ पे को कंट्रोल कर लेते हैं, और उनका जो व्यापार होता है अब उन्हीं की डोमिनियंस होती है। अब वही लोग क्या करते हैं, यहाँ की जो कंट्रीज़ है भारत के साथ, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन चीज़ों के साथ, इन जगह के साथ अरब क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। और जब अरब भारत के साथ व्यापार करते हैं ना, तो भारत में आते हैं। अब देखो, अगर अरब भारत में व्यापार करने के लिए आ रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है, वो अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है, सब कुछ लेके भारत में आएंगे, भारत के लोगों से मिलेंगे, तो भारत के लोगों के कल्चर को सीखेंगे। तो भारत के जो लोग हैं और ये जो अरब हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये एक दूसरे को अपना क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे अपने कल्चर का, ठीक है, अपने रीति रिवाजों का आदान प्रदान करेंगे। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, भारत में पड़ेगा। तो ये जो अरब हुआ करते थे ना, बोला जाता है कि अरब कला और संस्कृति के बहुत प्रेमी थे, ठीक है, कला, संस्कृति, ठीक है, विज्ञान, इन चीज़ों के बहुत प्रेमी थे। होने के लिए ठीक है, मुसलमान हुआ करते थे, मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये कला, संस्कृति, ठीक है, विज्ञान, इन क्षेत्रों में रुचि रखते थे और इसके प्रेमी हुआ करते थे। तो देखिए, ये क्या करते हैं ना, भारत से, ठीक है, ये क्या करते हैं, भारत से
हर एक चीज को ये अरब के देशों में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब उनमें क्या क्या चीज था, अब देखो अरबों ने क्या किया था, सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चलाए थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए जैसे क्या क्या चीजें लेके गए यहाँ से। इन्होंने क्या किया था ना, बगदाद में ठीक, बगदाद में एक ठीक है, ये बगदाद में एक ज्ञान ग्रह की स्थापना की थी। ज्ञान ग्रह, ये जो ज्ञान ग्रह होता था, इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कि अलग अलग भाषाओं के जो ग्रंथ होते हैं उनको अरबी में उनका अनुवाद करना। ठीक है, तो इसका नाम था बैत उल हिकमत। बैत उल हिकमत इसका नाम था, बैतुल हिकमत। और देखो आपको इसके नोट्स ना मिल जाएंगे, आपको खाली सुनना है ये लेक्चर। ठीक है, इसके नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो और नोट्स कैसे मिलेंगे, आपने मेरे को इंस्टा पे कांटेक्ट करना होगा, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज मुझको करना, उस इंस्टा आईडी का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए ज्ञान ग्रह की स्थापना की थी, जिसको क्या बोला जाता है, बैत उल हिकमत इसको बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो अब देखो जैसे भारत में जो दशमलव प्रणाली थी वो 5वीं सदी में आ गई थी भारत में। तो ये जो अरब थे वो दशमलव प्रणाली को कहाँ लेके गए, अरब के देशों में लेके गए, और अरब के देशों में इसको अरबी ज्ञान से जाना जाने लगा। अब देखो अरब लोग लेके गए कहाँ से, भारत से, और अरब के देशों में इसको क्या बोला जाता था, अरबी ज्ञान बोला जाता था। कितने लंबे टाइम तक ना, वो तो आजकल जो रिसेंट स्टडीज़ हुई, रिसेंट स्टडीज़ में ये पता चला कि ये जो दशमलव प्रणाली है ये भारत की देन है। ठीक है, अदरवाइज क्या था ना, अभी ये मान के चलो ना, देश आज़ाद होने 1800 का जो दशक था तब तक भी यही माना जाता था कि ये अरबों का ज्ञान है, दशमलव प्रणाली हो गया, ये सब अरबों का ज्ञान है। ठीक है, जैसे खगोल शास्त्र की जो रचना थी सूर्य सिद्धांत। ठीक, खगोल शास्त्र की एक रचना थी क्या, सूर्य सिद्धांत। ठीक, सूर्य सिद्धांत, इसको उन्होंने क्या किया, अरबी में अनुवाद कराया। जो चरक सुश्रुत के आयुर्विज्ञान के ग्रंथ थे, ठीक है, चरक और सुश्रुत, ठीक है, चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान के जो ग्रंथ थे, ठीक है, आयुर्वेद का जो विज्ञान होता है, आयुर्विज्ञान के जो ग्रंथ थे ये वहाँ अरब लेके गए। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री हो गई, ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति हो गई यानी कि ज्योमेट्री, और बीज गणित हो गया, ठीक, बीज गणित हो गया, और भूगोल हो गया, ठीक, ज्योग्राफी, भूगोल हो गया, ये खगोलिकी हो गया, ठीक, खगोलिकी, ये सब ऑलरेडी भारत में पहले से था ज्ञान। ऑप्टिक्स हो गया यानी कि प्रकाशिकी, ठीक, प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, और रसायन, केमिस्ट्री, इन सारी चीज़ों का ज्ञान इन्होंने भारत से कहाँ पहुँचाया, अरब में पहुँचाया। और काफ़ी लंबे टाइम तक इसको किस ज्ञान के नाम से जाना जाता है अरब के देशों में, वो सोचते थे कि ये हमारी जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने डिस्कवर किया है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला ये सारी चीज़ें कहाँ डिस्कवर हुई है, भारत में डिस्कवर हुई है। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो देखिए अब यहाँ से अरबों का आगमन हो जाता है ना, अब यहाँ से हम लोग आराम से क्या होता है, मध्यकालीन भारत को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ठीक है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।